प्रायोजक चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीश देवगुन। नोएडा जमीन अधिग्रहण विवाद पर जी बिजनेस आज 240 मिनट एक्सटेंसिव कवरेज करेगा। आपको बताएगा इस विवाद से जुड़ा हुआ हर पहलू, किसान, बिल्डर, साथ ही निवेशकों की इस पर क्या राय है और इसके साथ साथ अथॉरिटी से लेके प्रशासन तक इस मुद्दे पर क्या कहता है। अगले 4 घंटे यानी 240 मिनट हम बात करेंगे नोएडा जमीन विवाद की और बताएंगे कि आखिरकार आने वाले दिनों में नोएडा जमीन अधिग्रहण विवाद की दिशा और दशा दोनों क्या होंगी। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। जब से यह पूरा बवाल शुरू हुआ तब से हर किसी की बात हुई, बिल्डर्स की बात हुई, किसानों की बात हुई। कोर्ट ने सबका पक्ष सुना, लेकिन एक पक्ष जो कि अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो करे तो करे क्या, जिसको सबसे ज्यादा जिसके ऊपर असर पड़ा वो निवेशक जिन्होंने नोएडा एक्सटेंशन के तमाम प्रोजेक्ट्स में अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई से एक अदद आशियाने का सपना देखा था। दिल्ली वासी मनीष महल पिछले 2 महीने से रोज शाम को दफ्तर से नोएडा एक्सटेंशन जाते हैं। मनीष ने बड़े अरमान से नोएडा एक्सटेंशन में एक घर पिछले साल बुक कराया था। सोचा था एक फ्लैट बनेगा न्यारा, लेकिन उनका ये सपना चूर चूर हो गया जब एक के बाद एक कोर्ट के फरमान ने नोएडा एक्सटेंशन में टेंशन खड़ी कर दी। मनीष ने 30 लाख रुपए का फ्लैट बुक कराया था, जिसके लिए उन्होंने 9 लाख रुपए बिल्डर को बुकिंग रकम के तौर पर दे दिए थे। साथ ही 21 लाख रुपए का लोन लिया, जिस पर वो हर महीने 21,000 की किश्त देते हैं। एक तरफ EMI की मार, दूसरी ओर अपने सपनों का आशियाना खोने के डर से मनीष बहुत परेशान रहते हैं। बस हम अपना मकान देखने आए हैं कि किस स्टेज पे हमारी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक चल रही है, हमारे फ्लैट की हमें कब तक मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना डिले होगा। EMI हमारी जा रही है 21,000 रुपीज़ पर मंथ की, जो वी हैव टू पे दैट। अगर नहीं पे करते तो बैंक डिफॉल्टर कर देता हमें। मनीष अकेले नहीं है, हजारों निवेशकों पर इस तरह की दोहरी मार पड़ी है। सड़कों से लेकर फेसबुक तक निवेशकों ने अपना दुख प्रकट करने के लिए पिछले कुछ महीनों में हर दरवाजा खटखटाया है। नोएडा एक्सटेंशन के शाहबेरी और पतवाड़ी गांव में लगभग 80,000 मकान बनने हैं, जिसमें 25,000 निवेशकों के लगभग 5,000 करोड़ रुपए लगे हुए हैं। अभी मैं 16,000 पर मंथ अपना रेंट दे रहा हूँ और 19,000 पर मंथ की EMIs दे रहा हूँ। तो अभी आगे का सीन कुछ क्लियर हो नहीं पा रहा है कि अभी हमें करना क्या है, कि EMIs कंटिन्यू रखें, कि अभी यहाँ से भी सुपर टैक्स से भी कोई सोल्यूशन निकल के नहीं आ पा रहा। हम यहाँ डेली बेसिस पे आ रहे हैं। मेरी यही इच्छा है कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो जाए, ताकि हम लोगों को घर जिसको हम लोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बुक किया था वो समय से मिल सके। किसानों और नोएडा अथॉरिटी के इस खेल में पिस गए बेचारे निवेशक। उनकी स्थिति पुरानी कहावत की याद दिलाती है कि ना माया मिली ना राम। ये जमीन का एक टुकड़ा नहीं, किसानों की मांग है, अथॉरिटी के गले में फंसी हुई फांस है और हजारों निवेशकों का सपना है, सपना अपने घर का, जो धीरे धीरे उनसे दूर होता चला गया। सुप्रिया भारद्वाज, जी बिजनेस, नोएडा एक्सटेंशन। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो निवेशकों पर दोहरी गाज गिर गई है। एक तो लोन्स की EMI और दूसरा मकान भी नहीं मिल रहा। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि अब आने वाली दिशा और दशा क्या होगी। इस 240 मिनट की महाबहस में हम हर पहलू से बात करेंगे और इस बहस में मेरा साथ देंगे मेरे सहयोगी पीयूष श्रीवास्तव, और साथ ही हमारे साथ एक लंबा चौड़ा पैनल मौजूद है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं नोएडा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर सुरेंद्र सिंह नागर। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इस समय मिस्टर समरजीत सिंह MD अग्नि प्रॉपर्टीज के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश गोयल MD RJ ग्रुप के। नागर साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। सीधा सवाल है और बहुत सरल सवाल है पहला आपसे कि आखिरकार ये विवाद इतना बड़ा हुआ क्यों? देखिए, विवाद जहां तक ये विवाद राजनीतिक जो दल हैं उन्होंने इस पे राजनीति करने का प्रयास किया
और पूरी तरीके से इसका राजनीतिकरण करने का उन लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन जहाँ तक हमारी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारी सरकार की बिल्कुल स्पष्ट नीति है कि किसानों से सहमति और करार के आधार पर हम लोगों ने ज़मीन खरीदी है और किसानों की जो भी समस्याएं समय समय पर उनको हमने मिल बैठ के उनको हल करने का काम किया है। लेकिन कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस पर राजनीति करना चाहते हैं। जी नागर साहब, क्या आपको लगता है कि प्रशासन से भी कुछ हद तक कहीं चूक हो गई पूरे मुद्दे को समझने में? देखिए, जहाँ तक प्रशासन की चूक की बात है, मैं ये नहीं कह सकता चूक हुई, लेकिन एक बात मैं स्वीकार करने में कोई मुझे परहेज नहीं है कि निचले स्तर पे कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई, लेकिन उनके लिए हमारी सरकार और हमारी जो मुख्यमंत्री हैं उनका बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है कि किसानों को किसी तरीके से किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। और जब अनदेखी करने का प्रयास किसी स्तर पर हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा हस्तक्षेप करके उनको दूर करने का काम किया। नागर साहब, लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अथॉरिटी की ही गलती थी, जिसका खामियाजा आज हजारों निवेशकों और बिल्डर्स के साथ साथ किसानों को भी भुगतना पड़ रहा है। तभी जाकर यह बवाल शुरू हुआ और आज इन्हीं अथॉरिटी की वो गलती थी जिसके वजह से आज इन सारे लोगों को अपना भविष्य अधर में लटका नजर आ रहा है। इस बात को तो कम से कम मानेंगे आप? नहीं, जहाँ तक मैं इसमें गलती नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कोई कमी थी तो उसके लिए हम लोग बातचीत के लिए तैयार हैं और किसानों से हमने बातचीत की है, लगातार संपर्क में हैं। और ये अकेली ऐसी सरकार है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2007 में जब ये सरकार उत्तर प्रदेश की माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनी, बहन जी की, तो उससे पहले मुआवजा मात्र 350 रुपये 385 रुपये प्रति गज दिया जा रहा था, जिसको 850 रुपये प्रति गज करने का काम इस सरकार ने किया। इतना मुआवजा आज तक किसी सरकार ने कभी नहीं बढ़ाया है जितना इस सरकार ने बढ़ाने का काम किया। आज वो 930 रुपये किसान को मिल रहा है। चलिए, हमारे साथ परमिंदर भाटी साहब भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, फार्मर्स के काउंसिल, और साथ ही हमारे साथ राजेश गोयल एमडी आरजी ग्रुप के भी हैं, और साथ ही हमारे साथ समरजीत सिंह एमडी अग्नि प्रॉपर्टीज़ के भी हैं। मिस्टर गोयल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपको ये विवाद की दिशा अब कहाँ जाती हुई दिख रही है? क्या आपको लगता है कि एक सोल्यूशन निकलने की और है अब, और वो ग्राहक जिन्होंने घर खरीदा हुआ है उनको एक अदब घर जो है वो मिल पाएगा? अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कोर्ट ने जैसा आदेश किया था कि पतवाड़ी गांव के सिलसिले में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए, तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है, जैसे कि आप पेपरों में भी हम लोग हर रोज़ पढ़ रहे हैं। और यदि एक बार एक गांव का सेटलमेंट हो जाता है तो उस लाइन्स पे फिर बाकी सब गांव का भी धीरे धीरे सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन उसमें एक मामला आ रहा है कि कुछ किसान इससे खुश नहीं है, ये भी एक विवाद जुड़ा हुआ है। क्या आपको नहीं लगता ये कंसर्न होगा? बहुत ही ब्रीफली आपका रिस्पॉन्स चाहूँगा इस पर। देखिए, कहीं पे भी 100% कंसर्न नहीं हो सकता है, तो उसके अंदर तो अल्टीमेटली माननीय कोर्ट को ही कोई ना कोई डिसीजन देना पड़ेगा। जब 80 या 90% लोग एक जगह के मान जाएंगे तो बाकी 10% के लिए जो भी डिसीजन देना होगा वो कोर्ट को देना होगा। भाटी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पूरे इशू पे? देखिए, जहाँ तक माननीय उच्च न्यायालय ने जो समय दिया है वो व्यक्ति विशेष और गांव विशेष के नहीं दिया। एक समग्र रूप से एक समझौता करने का एक ऐसा प्रयास करने के लिए दिशा निर्देश है, ताकि इस क्षेत्र में जितने भी पिटिशनर्स हैं या जितने भी पीड़ित हैं उनका एक सूत्रीय कोई समाधान निकले। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका सही इंटरप्रिटेशन नहीं किया गया माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश का। और मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये व्यू अपना देना चाहता हूँ इस विषय में कि जिस तरीके से हमारे शासन और प्रशासनिक अधिकारी या अन्य जो लोग इस फैसले कराने के पीछे जो अपना प्रयास कर रहे हैं, वो एक समग्र रूप से मैं नहीं समझता कि इसका कोई समाधान निकाल पाएंगे। नहीं तो क्या कहीं आप मानते, जिस तरीके से अभी नागर साहब कहते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रंग देने की इस पूरे मामले को कोशिश की गई है और इसमें उनके सरकार की अथॉरिटी कहीं कोई गलती नहीं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कहीं ना कहीं अथॉरिटी की गलती थी जिसका खामियाजा आज सभी को भुगतना पड़ रहा है? देखिए, मैं जहाँ तक राजनीति की बात कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्राथमिक सदस्य नहीं हूँ। मैं एज ए एडवोकेट और एज ए स्थानीय निवासी होने के नाते बात कर रहा हूँ। जहाँ सेक्टर 2 और 3 ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित किए गए, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण का जो वर्तमान में रेट था अलॉटमेंट का, वो 10,500 रुपये था। और वही रेट, वही प्लॉट आवंटित होने के बाद मार्केट में जब आता है तो उसकी कॉस्ट हो जाती है 20,000 रुपये प्रीमियम के साथ।
यानी 30,000 रुपये 28,000 रुपये मीटर। तो इट मीन्स कि ये जो रेट है, एक्चुअल रेट प्रॉपर्टी का है, वो सेक्टर 2-3 का ये जो नोएडा एक्सटेंशन नाम दे रखा है, छदम जो नाम दे रखा है बिल्डर्स ने, जबकि ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा कोई इस नाम की साइट आवंटित नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब उस क्षेत्र में आवंटित सेक्टरों का रेट ओवरऑल 30,000 रुपये 28,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो उस लैंड की कॉस्ट क्या होगी। अब आप बिल्डरों को 10,500 रुपये में अलॉटमेंट कर दें और किसान को 850 रुपये मीटर में इस प्रॉपर्टी को ले लें, तो जब तक इस अंतर को दूर नहीं किया जाएगा, और यही अंतर है जो इस तरीके की यहाँ जो वातावरण बन रहा है, ये जो इतना बड़ा अंतर है उसकी वजह। एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब ज़मीन अधिग्रहण होता है, उसके बाद वो किसानों की ज़मीन है, उसको अधिकृत करती है अथॉरिटी, उस पर अथॉरिटी को भी कुछ काम करना पड़ता है, प्रशासन को भी कुछ काम करना पड़ता है, तब उसकी कीमत जाके कहीं उस रेट पे बनती है जिसकी हम बात करते हैं। कुछ वैसा ही होता है जैसा कि कोयले के खदान से जब जब कहीं हीरा निकलता है तो उसके बाद उस वक्त उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती, उसके बाद उसको तराशा जब जाता है, तराशने के बाद ही उसकी वैल्यू होती है। कुछ आपको लगता है कि आप इस बात, लेकिन जब जो हीरा होता है उसकी कॉस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तराशा ना जाए तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं हो, उस समय भी उसकी अपनी एक कॉस्ट होती है। बिल्कुल वो एक सवाल है जिसको अभी मुझे लगता है मिस्टर नागर भी आंसर कर रहे थे। नागर साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे इस मुद्दे को लेकर। जिस तरह से मिस्टर भाटी कह रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि वाकई कीमतें कुछ कम दे दी गई उसी समय पे, वहीं चूक हो गई? देखिए, जहाँ तक जो भी हमारी प्राधिकरण की नीति है और सरकार की नीति है, वो है बातचीत और करार की नीति। करार का मतलब है आम सहमति के आधार पर जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। अगर कहीं कोई विवाद होता है तो उसके हमेशा बैठ के बातचीत होती है और उसको हमेशा किसान की सहमति से जमीन का अधिग्रहण किया जाता है। दूसरी बात मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि टोटल लैंड का मात्र 23% जो है वो रेजिडेंशियल है, रेस्ट 77% जो लैंड है वो इंस्टीट्यूशनल और ग्रीन बेल्ट 23% ग्रीन बेल्ट है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए 12% होती है, व्यवसायिक 5% होती है, तो बाकी उनके लिए उपयोग इस ज़मीन का किया जाता है। और मैं कहना चाहूँगा कि अकेला इस देश में पहला एक नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है जहाँ ग्रीन कवर 23% है। इस एनसीआर में कोई अकेला शहर अगर कोई है जिसमें 23% ग्रीन है तो केवल ग्रेटर नोएडा है। जी चलिए, अब एक जो मुद्दा भाटी साहब ने उठाया पीयूष, बहुत वाजिब है। अब हम देख रहे हैं फरीदाबाद तक ये आग बढ़ रही है, अब हम देख रहे हैं गुड़गांव तक ये आग बढ़ रही है, तो समस्या जो है वो बड़ी होती जा रही है और राष्ट्रीय स्तर की होती जा रही है। एग्जैक्टली हमारे साथ समरजीत भी हैं अमीश, जो कि प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं। आपने काफी पहले से पूरे एनसीआर के मार्केट को देखा है, जिस तरीके से ये जो प्रॉब्लम शुरू हुई, इस पे आपका अपना नजरिया क्या है? आपको लगता है कि अगर यहाँ पे किसी की गलती जिसकी वजह से इतने सारे लोगों को सफर करना पड़ रहा है, तो आप किसे इसका गुनहगार मानेंगे? देखिए, ऐसे माहौल में जहाँ सारा कुछ मतलब स्ट्रेस हो चुका है और हर किसी एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, हमारा मानना थोड़ा इसमें कुछ फ़र्क है। हमारा मानना ये है कि देखिए, भारत देश की हिस्ट्री में कभी भी जो तरक्की हुई है, डेवलपमेंट हुई है, इस पेस पे कभी नहीं हुई है। नोएडा में देखिए, ग्रेटर नोएडा में जितने यूनिट आए हैं और जैसे सेल हुए हैं, तो ना हमारा जुडिशरी, ना हमारे पोलिटिकल पार्टीज़, ना हमारी जो जैसे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हैं, इनके पास भी कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि इतनी हाई रेट पर डेवलपमेंट हो, इतने यूनिट बिके हों, इतनी ज़्यादा मतलब लैंड की उन्होंने एक्विजिशन करी हो। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा ये मानना है कि ये एज अ कंट्री जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये काफ़ी ऑब्वियस प्रॉब्लम्स हैं जो शुरुआत में कई जगह आती हैं। सिंह साहब, एक मैं आपको टोकना चाहूँगा। एक जो मूल बात है कि ये जो पूरा विवाद हुआ, अब ये फरीदाबाद तक भी फैल रहा है, गुड़गांव तक भी फैल रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये समस्या अब राष्ट्रीय स्तर पर जो फैल रही है, इससे इंडियन प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो तो प्रभावित हो गई, साथ ही वो लोग जो कि एक अदब घर का सपना लेके संजोते हैं, और अगर कोई मिडिल क्लास आदमी है तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि वो एक घर इस ताउम्र जिंदगी में बना ले, तो वो जो सपना है वो सपना रह जाता है। देखिए, इस मामले में मेरी सहानुभूति पूरी बायस के साथ तो है, लेकिन मैं ये उनको आश्वासन देना चाहूँगा कि जहाँ तक जुडिशरी है, जहाँ तक ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और डेवलपर भी हैं, सारे पूरे प्रयत्न कर रहे हैं कि ये मामला सॉर्ट हो जाए। आप अभी बात कर रहे थे जहाँ के एक ग्राम में तो ये सॉर्ट होने का एक आंसर निकल रहा है, और जगह भी ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगले 3-4 महीने में आप देखेंगे ये मामला सुलझ जाएगा, और ज़्यादातर जो इन्वेस्टर हैं, जो बायर हैं, उनके सपने देर जरूर हो जाएंगे, डिले जरूर हो जाएगी, लेकिन पूरे होंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि सपने सबके पूरे हों, किसानों के पूरे हों, बिल्डर्स के सपने पूरे हों, और वो जो लोग हैं जिन्होंने एक अदब घर का सपना देखा हुआ है, वो सपने पूरे हों। अभी आप कहीं ना जाइए, क्योंकि 210 मिनट अभी भी बाकी हैं। पीयूष, यकीनन
बड़ा सवाल अभी भी है कि क्या जल्द खत्म होगी नोएडा एक्सटेंशन की टेंशन या अभी ये और बढ़ेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी चर्चा लगातार जारी है। माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। जब आप कोई दूसरा आरओ खरीदते हैं तो खर्चे बिन बुलाए मेहमान की तरह सर पर टपक पड़ते हैं। घर ले आइए नसा का 3 साल की टेंशन फ्री वारंटी और साथ में बहुत कुछ फ्री। शहर चला जाऊंगा तो किस्मत चमक जाएगी। किस्मत तो यहाँ भी चमक जाएगी बेटा, क्योंकि अब मैं ले आया हूँ ओकाया ट्यूबलर बैटरा, बैटरियों का बाप। लेटेस्ट कंप्यूटर, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर और यूपीएस ऑफ कोर्स, माइक्रोटेक यूपीएस। माइक्रोटेक यूपीएस चले सालों साल आपके डाटा का रखे ख्याल। एक एक रान इकट्ठा करके मैंने एम्पायर वापस खड़ा किया। शर्म नहीं आती उनकी कमाई खाते हुए? नहीं, वो नहीं, साउथ अफ्रीका की करेंसी को रैन बोलते हैं, रैन। अब इंडिया हो गया है 3G बेबी जी। इंडिया 3G और आइडिया 3G। इंडिया 3G बीजी, सुनो आबादी। What an idea, sir जी। No baby, 3G and your baby? Before 3G. रिया बेटा इधर आना। स्टैचू क्यों कर रही है बेटा? मम्मी अब कभी भी कुछ नहीं बदलेगा। LIC पेंशन प्लान्स, ताकि रिटायरमेंट के बाद कुछ न बदले, कुछ भी नहीं। आप लगातार इस टीम के अनुशासन सर, बाहर सारा समाज एक ऐतिहासिक उथल पुथल से जूझ रहा है और आप बस सोच रहे हैं अनुशासन। इस तरह बात नहीं करेंगे आप मुझसे। Only at IIPM, Global Opportunity and Threat Analysis Program and the top global B schools. IIPM #1 in global exposure. ओकाया पेश करते हैं जूस, हर तरह के मोबाइल फोन के लिए जानदार बैटरी। जूस लाइफ फुल ऑन। क्या होता अगर गूगल, फेसबुक, जीपीआरएस और मेट्रो हमारे पास 25 साल पहले होते? हमारी लाइफ बहुत प्रोग्रेसिव होती। इट्स नेवर लेट। अब हमारे पास है जेन नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वाला माइक्रोटेक 24/7 जो आपकी बैटरी का भी रखे ख्याल। भविष्य के बारे में मत सोचो, भविष्य में जियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन पर हमारी एक्सटेंसिव कवरेज। 240 मिनट नॉन स्टॉप हम बात कर रहे हैं कि आखिर नोएडा एक्सटेंशन का यह विवाद शुरू क्यों हुआ और अब जाके इसका भविष्य क्या है, और ऐसे में उन हजारों लोगों का क्या होगा जिन्होंने यहां पर एक अदद घर का सपना देखा था। सबसे पहले हमने बात तो कर ली कि किस तरीके से आखिर ये विवाद शुरू हुआ, लेकिन अब जाकर जबकि अथॉरिटी और पटवारी गांव के किसानों के बीच एक समझौते की स्थिति बनती नजर आ रही है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि वहां एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि किसानों में ही एक तबका ऐसा है जो कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाने वाला है, लेकिन 11 गांव के किसान ऐसे भी हैं जो कि अब सीधे से कहीं ना कहीं सेटलमेंट चाहते हैं। कृपाराम शर्मा नोएडा एक्सटेंशन के पतवाड़ी गांव के किसान हैं। इनकी 3.5 बीघा जमीन अथॉरिटी ने 2008 में अर्जेंसी क्लॉज के तहत अधिग्रहित की थी। उसमें कृपाराम को 850 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के हिसाब से मुआवजा दिया गया था, लेकिन अथॉरिटी ने इस जमीन को 10 से 12 हजार रुपए प्रति स्क्वायर मीटर के दर पर बिल्डर्स को बेच दिए। किसानों को ये बात नागवार गुजरी। कृपाराम के साथ कई किसानों ने इसके विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार कृपाराम को उनकी जमीन मिल ही गई। हमारी लड़ाई जो है आबादी के बारे में चलती रही। अब माननीय हाई कोर्ट ने जो हमारे हक में फैसला दिया, उस पर अथॉरिटी के लोग सब आए कि भाई फैसला कर लो। अब फैसले में हमारी जो मांगें थी वो उन्होंने सारी की सारी मान ली हैं।
लेकिन कृपाराम शर्मा की ही तरह सभी किसान खुशकिस्मत नहीं हैं। नोएडा एक्सटेंशन में करीब 11 से ज्यादा गांवों की विवादित जमीन को लेकर किसान और अथॉरिटी आमने सामने हैं। इनमें बिसरक, रोजा याकूबपुर, इटेडा, हैबतपुर, खैरपुर मुख्य हैं। 2007-8 में अथॉरिटी ने अर्जेंसी क्लॉज के तहत नोएडा एक्सटेंशन में करीब 2000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन अधिग्रहित किए थे, जिनमें से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब तक 985 हेक्टेयर जमीन रद्द कर दिए हैं। नोएडा एक्सटेंशन में विवादित जमीन के किसान अपनी मांगों को लेकर आए दिन पंचायत कर रहे हैं। किसान अथॉरिटी से आबादी की जमीन नियमित करने, 6% विकसित जमीन देने, मुआवजा बढ़ाने, गांव में विकास कार्यों पर जोर देने की मांग कर रहे हैं। किसानों के मुताबिक 11 गांव के किसान सामूहिक तौर पर अथॉरिटी के सामने बात रखेंगे ताकि सभी गांव पर फैसला एक साथ हो सके। 11 गांव उस नोएडा एक्सटेंशन में आते हैं जो प्राधिकरण खुद बता रहा है। उनका एक सामूहिक मांग पत्र तैयार करके सभी के जो वो अपनी जो कमेटी बनाएंगे, उन कमेटी को सामूहिक स्तर पे हम बात, अगर हमारी शर्तों पे होगी बात तो हम बात करने के तैयार होंगे, अदरवाइज बिल्कुल कतई नहीं होंगे। जमीन अधिग्रहण मामले में नोएडा एक्सटेंशन के सैकड़ों की तादाद में किसान अपनी मांगों को लेकर हाई कोर्ट जा रहे हैं। हाई कोर्ट इन समस्याओं को भी संज्ञान में लेता है तो मामला और भी लंबा खींच सकता है। नोएडा एक्सटेंशन में ऐसे कई गांव हैं जिनके किसान अपने हक की लड़ाई पिछले 4 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इनकी एक मांग भी नहीं मानी है। अब ये किसान 17 तारीख को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले के इंतजार में है। इनका मानना है कि शाहबेरी और पतवाड़ी गांव की तरह इनका फैसला भी इनके पक्ष में आएगा। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ रामेश्वर मिश्रा, जी बिजनेस, नोएडा एक्सटेंशन। तो कुल मिलाकर अब ये मामला जो है वो सुलझने की ओर है, लेकिन अभी भी कुछ किसान इस पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। भाटी साहब, सीधा सवाल, क्या आपको लगता है कि मामला जब सुलझ रहा है उसके बावजूद कुछ किसान इस पर जो उंगली उठा रहे हैं, इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्या राजनीति हो रही है इसमें? सीधा सवाल। देखिए, ये राजनीति का विषय कतई नहीं है। ये लोगों के जीवन यापन से भी जुड़ा हुआ विषय है। उन लोगों की अपने आप को स्थानीय स्तर पर अस्तित्व को बचाए रखने का विषय है। ये कोई भी अगर ये कहता है कि राजनीति हो रही है तो ये राजनीतिक विषय कतई नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं? सरकार नया भूमि अधिग्रहण नियम लेके आ रही है। राहुल गांधी जो है वो नोएडा से लेके कानपुर तक की यात्रा कर चुके हैं, तो राजनीति तो इसमें है। इसको तो इससे तो हम इनकार नहीं कर सकते भाटी साहब, क्योंकि ये सच्चाई है। राजनीति तो इसमें हो रही है। जो राजनीतिक लोग हैं वो अपना काम करेंगे जी, लेकिन जो लड़ रहा है जी, वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पर अपनी बात नहीं कह रहा। अगर कोर्ट में कोई किसान जा रहा है तो किसी राजनीतिक व्यक्ति को, मैं नहीं समझ रहा कि कोई राजनीतिक व्यक्ति के इशारे पे जा रहा है। लोग अपनी व्यक्तिगत स्थिति को, वस्तु स्थिति को जान चुके हैं। तो और भाटी साहब, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ, आखिरकार अब जो पटवारी गांव में समझौता हो रहा है उस पर क्या उंगली क्यों उठ रही है? क्या कारण है उसके पीछे? देखिए, उंगली उठने का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि माननीय उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत तौर पर किसी गांव या किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई निर्देश नहीं दिया। वो समग्र रूप से सभी किसानों के लिए दिया कि किसान चाहे विदाउट एनी कंपेल, अगर चाहे तो फैसला कर सकता है अपना चाहे। लेकिन हो क्या रहा है कि पतवाड़ी को सिर्फ केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ कारण ये है कि पतवाड़ी का 19 जुलाई को धारा 4(6) का रद्द हो चुकी है। और ये सोच शायद हो सकती है प्रशासनिक अधिकारियों की कि अगर हम पतवाड़ी को इस स्थिति पे, पहले जैसी स्थिति पे ले आएंगे तो बाकी क्षेत्र के लोगों की याचिकाएं शायद डिसमिस हो जाएं और बाकी लोग उस चीज से पीछे हट जाएं जी। लेकिन जिस तरीके का रास्ता अपनाया जा रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कोई व्यक्ति सड़क पे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाए और सड़क पे चलने वाले व्यक्ति या उसके परिवार वाले उस व्यक्ति घायल को या मृत व्यक्ति को लेकर सड़क पे बैठ जाए और वहाँ प्रशासनिक अधिकारी आए और कुछ चंद एक परिवार को मात्र मुआवजा देने की घोषणा करके चले जाएं, तो वहाँ होता है व्यक्तिगत मामला। ये है समग्र रूप से, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात आप कह रहे हैं कुछ व्यक्तिगत रूप से कुछ किसानों को बेनिफिट दिया जा रहा है। पीयूष भाटी साहब, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इसमें उन बेचारों का क्या कसूर है जिन्होंने कि एक यहाँ पर घर का सपना देखा। हमारे साथ जीएल सागर साहब भी जुड़ चुके हैं, सेक्रेटरी हैं ये नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट बार्स एसोसिएशन के। सागर साहब, जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब ये लगता है कि जो विवाद एक सुलझने की उम्मीद की किरण जगी थी हाईकोर्ट के तमाम आदेश के बाद, अब लेकिन जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं, किसानों ने अपनी अलग मांगे लेने शुरू कर दी, कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि आपका सपना सपना ही रहने वाला है? देखिए, मेरे को किसान भाइयों पर पूरा विश्वास है कि जो भी डेवलपमेंट हुआ ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और इससे एरिया का विकास होगा, लोगों को फ्लैट भी मिलेगा और मुझे उम्मीद है
कि आगे आने वाले और जो गांव हैं उन्हीं में इस तरह के समझौतेपूर्ण होते रहेंगे। जी, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नागर साहब भी बने हुए हैं, एमपी हैं गौतम नागर साहब। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अब किसानों और अथॉरिटी के बीच समझौते की एक किरण, एक समझौते की एक उम्मीद हमें नजर आने लगी थी, लगता है कहीं ना कहीं बीच में कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो कि चाहते नहीं है कि शायद इस तरीके की समझौता हो, और इसी वजह से अब कहीं ना कहीं इनमें एक जो डिवाइड हमें देखने को मिल रहा है किसानों के बीच में, वो देखने को मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा अब भी मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा मानना है कि निश्चित रूप से हम समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, और हमारा उसमें सरकार की ये सोच है कि किसानों को किसानों का हक मिले, और जो इन्वेस्टर हैं जिन्होंने अपना पैसा यहाँ लगाया है, जिन्होंने एक घर का और अफोर्डेबल हाउसिंग पूरे एनसीआर में अगर सबसे सस्ती छत देने का काम किया है तो ग्रेटर नोएडा की इस क्षेत्र में हुआ है। अफोर्डेबल हाउसिंग जिसका सपना उन्होंने देखा वो पूरा हो, उसके लिए प्राधिकरण, सरकार, हम सब लोग प्रयासरत हैं। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। नहीं तो क्या किसानों के साथ जाकर आपने बातचीत करने की कोशिश की कि अब उनका क्या पक्ष है, उनको मनाने की, बुझाने की आपने सरकार की तरफ से खुद से कोशिश की? नहीं, सरकार के प्राधिकरण के अधिकारियों, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का इसमें जो आदेश है, क्योंकि विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ये प्रकरण, जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश थे उनका ही अनुपालन हमारे प्राधिकरण के अधिकारी और सरकार करेगी। नागर साहब, एक चीज का इशारा जो भाटी साहब कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर किसानों को बेनिफिट पहुंचाया जा रहा है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि भी हूँ, ऐसा कुछ किसानों को लाभ नहीं है। हमारी नीति ये है कि सब किसानों को लाभ मिलना चाहिए, और सब किसानों को ही अगर समझौता होने जा रहा है उसका लाभ मिले। चलिए, तो कुल मिलाकर राजनीति अपनी जगह है, लेकिन वो लोग जिनको घर नहीं मिल रहे वो अपनी जगह हैं। बड़ा सवाल यह है कि सपना कैसे पूरा होगा। गोयल साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे के ऊपर राजनीति भी हावी है, और राजनीति से ज्यादा किसानों का हित और उसके साथ साथ निवेशकों का हित हावी है। इस समय जो स्थिति बन रही है वो एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं सेटलमेंट कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसी बीच कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोगों से जिन्होंने घर खरीदे हैं, जिन्होंने आपके प्रोजेक्ट में निवेश करा है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इस मंच से? उनको हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अब ये जो समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, ये समझौता हो जाएगा, और सब लोगों को, भले ही हो सकता है 2-3-4 महीने लेट मिले, पर सब लोगों को अपने अपने मकान मिलेंगे। चलिए गोयल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारी बातें हमारे साथ शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे अनिल शर्मा साहब आम्रपाली ग्रुप से। लेकिन हम जानने की ये भी कोशिश करेंगे कि ऐसे में बिल्डर्स का पक्ष क्या है, जिन्होंने यहाँ पर प्रोजेक्ट लगाए, यहाँ पर निवेश किया, बिल्डिंग्स खड़ी की, लोगों को एक सपना भी दिखाया, और अब उनका क्या हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। Honey, I have something to tell you. I am a secret agent. Secret agent? Look out behind! I never look back, darling. Right to 10 meters ahead. Who's that? A well-wisher. Ooh, automatic lights! Yeah. Classified. These guys aren't just bad, they're pathetic. ESP. Looks like they've missed a spot. Now let's show them a good time. Seriously? You ever heard of 4x4, guys? Road ends 50 meters ahead. You lied to me. Technically, just a little bit. Tata Aria, luxury that thrills.
Sing, 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 Chatur Singh come in, swing that thing. The drum beats drumming, kiya gaya the king. Sitar Singh strumming, now you're gonna meet the Shana Dil Diwana kinda gets a wham bam bam. Pop pop clever, slam dam dam. Hamisha and forever, pump up the jam and you will never say never. So I sing, you sing, we all sing. Chatur Singh, sing, sing, doing the same thing. He's the king with the same thing. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन पर हमारी एक्सटेंसिव कवरेज, नॉन स्टॉप 240 मिनट की हमारी यह कवरेज है। खासतौर पर हम जानने की कोशिश करें कि आखिर यह समस्या शुरू कहां से हुई थी और ऐसे में निवेशकों, किसानों और बिल्डर्स, इनका अब क्या है। बिल्डर्स जिन्होंने यहां पर एक सस्ते घर का लोगों को सपना दिखाया या यूं कहे कि बेचा। करीब 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है, 3 लाख से ज्यादा फ्लैट्स यहां पर स्टेक पर हैं और अभी ये सब कुछ कहीं ना कहीं एक अधर में लटके हुए हैं। % भी ऊपर नहीं। ये है स्टेलर वेंचर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मोहन सेठी। नोएडा एक्सटेंशन में 18 एकड़ में स्टेलर जीवन के नाम से इनकी टाउनशिप बन रही है। बिसरा गांव में चल रहे विवाद का असर स्टेलर जीवन प्रोजेक्ट पर भी पड़ा है। अकेले 425 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट में 1900 फ्लैट्स बनने थे और अब तक कंपनी तकरीबन 500 फ्लैट्स बेच भी चुकी है। स्टेलर जीवन प्रोजेक्ट में फिलहाल कंपनी 90 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में चल रहे जमीन विवाद से इन्हें भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपका खरीदार, बायर, आपका बिल्डर और एक महीने में अथॉरिटी भी, तीनों का नुकसान हुआ है। मैं तो समझता हूँ सबसे ज्यादा नुकसान तो अथॉरिटी का हुआ है। ये एक प्रोजेक्ट की कहानी है। अमूमन ये हाल पूरे नोएडा एक्सटेंशन में चल रहे प्रोजेक्ट्स का ही है। सबसे बड़ा झटका आम्रपाली ग्रुप को लगा है। आम्रपाली इन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स बना रहा है। इनमें प्रमुख रूप से गोल्फ होम, स्प्रिंग मिडो, स्मार्ट सिटी, लेजर पार्क, लेजर वैली और ड्रीम वैली में आम्रपाली तकरीबन 30,000 फ्लैट्स बना रहा है। 15,000 फ्लैट्स आम्रपाली बेच भी चुका है। तकरीबन 750 करोड़ रुपए इन प्रोजेक्ट्स को तैयार करने पर खर्च भी हो चुके हैं। वहीं सुपरटेक के इको विलेज 1, 2, 3 में 20,000 फ्लैट्स खतरे में हैं। इनमें से सुपरटेक 13,000 फ्लैट्स बेच भी चुका है। कंपनी इन प्रोजेक्ट पर 700 करोड़ रुपए का निवेश भी कर चुकी है। इसी तरह नोएडा एक्सटेंशन में महागुन और पंचशील अपने प्रोजेक्ट्स में 7,000 फ्लैट्स बना रहे हैं। इसमें 5,000 फ्लैट्स बिक चुके हैं। दोनों कंपनियां कम से कम 250 करोड़ रुपए तक का निवेश भी कर चुकी हैं। डेवलपर बेचारा विक्टिमाइज हुआ है क्योंकि उसने तो टेंडर में जमीन ली है। उसे गवर्नमेंट से अच्छा टाइटल कौन दे सकता है? तो अगर गवर्नमेंट का टाइटल भी प्रॉब्लमेटिक है तो इस दुनिया में कोई किसी का वाली नहीं है। नोएडा एक्सटेंशन की करीब 2,500 एकड़ जमीन पर तकरीबन 40 से अधिक डेवलपर्स 2.5 लाख फ्लैट्स बना रहे हैं। 1 लाख फ्लैट्स की बुकिंग हो भी चुकी है। ऐसे में डेवलपर्स के अटके प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा चुके ग्राहक भी बिल्डर से पैसे चुकाने को कह रहे हैं। ऐसे में बिल्डर्स के लिए दोहरी मार से कम नहीं होगा। इतना ही नहीं, नोएडा एक्सटेंशन में जमीन विवाद शुरू होने से पहले ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का 2000 करोड़ रुपए का काम भी पूरा हो चुका था। यानी कुल मिलाकर अब अगर ये मामला बिल्डर्स के हक में नहीं जाता है तो यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार ठप पड़ सकता है। शिल्पी डुडेजा, जी बिजनेस, ग्रेटर नोएडा। तो देखा शिल्पी डुडेजा की आपने रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी बाजार जो है वो कुछ हद तक ठप पड़ सकता है। हमारे साथ चेयरमैन इस समय अमरपाली ग्रुप के जुड़े हुए हैं मिस्टर अनिल शर्मा। शर्मा जी, कहीं ना कहीं जब आपने ये लैंड खरीदी होगी तब आपने सोचा होगा कि ये प्रोजेक्ट मैं इतने दिनों में मैं शुरू करूंगा, इतने दिनों में मैं कंप्लीट करूंगा और इतने दिनों में मैं पोजीशन दे दूंगा। एक समय सीमा हर बिल्डर जो है वो निर्धारित करता है। अब इस समय सीमा का तो बाजा बच चुका है क्योंकि स्थितियां जो है वो बहुत खराब है। इस समय मामला माननीय उच्च न्यायालय में है। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ से वो लोग जिन्होंने आपसे घर खरीदा हुआ है वो कहाँ जाएंगे और उनकी यथास्थिति क्या होगी और आप उनके लिए क्या कर सकते हैं?
देखिए, जो हम लोगों ने नोएडा एक्सटेंशन का प्रॉब्लम देखा अभी फ़िलहाल, चूँकि पूरे हिंदुस्तान में जो एक वाक़या होता है कि कोई भी जो डेवलपमेंट होता है या डेवलपर्स आते हैं, उनको एक सिस्टम के थ्रू अलॉटमेंट होता है, और जो गवर्नमेंट का लैंड होता है वो जिसे कहते हैं सॉवरेन लैंड होता है। उसको कहीं भी कोई बैंक या कोई भी संस्थान, चाहे FDI हो या विदेश हो, विदेशों की कंपनी हो, सारे लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सवाल है, ये जब समस्या आई, नेचुरली ये समस्या तो आ ही गई है। अब ये जो समस्या आने के बाद उसमें अगर शुरू में आता होता तो शायद ये प्रोजेक्ट वहाँ नहीं आते। अब जब सारी चीज़ें हो गई, प्रोजेक्ट लग गए, बैंक्स उसमें आ गए, इतने सारे जो मिडिल क्लास बायर्स थे। देखिए, हिंदुस्तान में इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, जस्ट मैं बताना चाहूँगा। चूँकि हिंदुस्तान में जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के बायर हैं, उनके घरों की जो समस्या है उसको रिड्रेस करने का जरिया अभी नहीं आया था। वो अभी इवॉल्व हो रहा था, हमारे कंट्री में वो इवोल्यूशनरी फेज में था। उसमें एक नोएडा एक्सटेंशन हो या आप कहें बॉम्बे के पास भी एक जगह है और कई स्टेट्स में जगह है, तो इस तरह की बातें आई। लेकिन जो 1976 से जो लैंड एक्विजिशन लैंड का हो रहा है, उसमें से कहीं ना कहीं जो समस्या अभी माननीय न्यायालय के द्वारा आई कि एक्विजिशन में कुछ प्रॉब्लम्स है। सवाल इस बात का उठता है कि जो लाखों की संख्या में मिडिल क्लास बायर्स हैं, जब उन्होंने अपने जो घर का सपना देखा है, उसमें कहीं ना कहीं जो अभी समस्याएं आई है, अगर ये सारी समस्या माननीय न्यायालय के आदेश के अनुसार और जो अभी चल रहा है इसके अनुसार अगर इसका निदान हो जाता है, तो मेरे ख्याल में आगे जो भी बनने वाले प्रोजेक्ट्स हैं 1 महीने या 2 महीने या 3 महीना डिले को ये मेकअप किया जा सकता है और घर दिए जा सकते हैं। जी, चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नागर साहब भी जुड़े हुए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नोएडा के BSP के। मिस्टर नागर, आपसे मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं इस समय प्रशासन के ऊपर कि आखिरकार ये लैंड ली गई और फिर इस लैंड को जिस तरह से दिया गया, क्या आपको लगता है इससे डेवलपमेंट वर्क ऑफ ओवरऑल नोएडा या फिर नोएडा की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? निश्चित रूप से अगर इसका कोई हल नहीं रहेगा तो नोएडा का जो विकास है उसमें निश्चित रूप से नोएडा का विकास प्रभावित होगा और उसे सभी पक्ष से निश्चित रूप से इसका बुरा असर इस क्षेत्र के विकास में पड़ेगा। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, बार बार अंतर की बात की जाती है कि जो किसान से ज़मीन ली गई और उसके बीच का जो अंतर है, उस अंतर के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। जो डेवलपमेंट वर्क आज यहाँ हुए हैं, जब उत्तर प्रदेश की वो जो वर्तमान सरकार बनी, माननीय बहन जी की जब सरकार बनी, उससे पहले मुआवजे की दर इस सरकार ने बढ़ाई। यहाँ बेसिक जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, कोई सरकारी अस्पताल नोएडा ग्रेटर नोएडा में नहीं था। दोनों जगह 1400 करोड़ रुपए की लागत से हॉस्पिटल बन रहे हैं, 1200 करोड़ रुपए की यूनिवर्सिटी यहाँ बन रही है। वो एक रेलवे स्टेशन की यहाँ जरूरत थी, वो प्रपोज है बोडाकी में हम रेलवे स्टेशन बना रहे हैं। 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हम फ्लाईओवर्स, फुटओवर ब्रिजेस, अंडरपासेस बना रहे हैं नोएडा के अंदर। और 2 स्कूल्स यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं थे। नोएडा ग्रेटर नोएडा में लड़के लड़कियों के लिए गवर्नमेंट स्कूल सरकार बनाने जा रही है, उसके लिए 88 करोड़ रुपए प्राधिकरण ने अपनी पास से दिए हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो पैसा इनके पास आता है। आज नोएडा में सबसे बड़ी परेशानी थी जो हमारी सरकार की नहीं थी। जब नोएडा बना था तो नोएडा में पानी पीने लायक नहीं है, जो पहले पुराने सेक्टर्स हैं, उनके लिए गंगा वाटर लाने की योजना इस सरकार ने बनाई। उसके लिए 597 करोड़ रुपए का प्रावधान हमारे प्राधिकरण और इस सरकार ने किया। ये सारी वो चीजें हैं जो पैसा प्राधिकरण के पास आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट। मेट्रो हम लेके आए, सबसे पहले वादा किया था कि मेट्रो NCR में मेट्रो में तो नागर साहब कह सकते हैं कि केंद्रीय सरकार का भी बड़ा हाथ है। और आपने जो गंगा जल की बात करी, गंगा जल तो अभी भी पूरी तरह से नोएडा के सभी इलाकों में नहीं पहुंच पाया है। वैसे भी नागर साहब, जितना भी डेवलपमेंट का काम है ये तो अपनी जगह है, लेकिन एक बड़ा सवाल जो कि बिल्डर्स भी यहाँ पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी गलती क्या थी? उन्होंने तो सरकार से जमीन खरीदी थी। अमीर जी, इसमें केंद्र सरकार की कोई नहीं है, उसका पूरा पैसा हम लोगों को दिया। और अब ग्रेटर नोएडा में जो ला रहे हैं उस पर पूरा प्राधिकरण पैसा देगी और इसे हम जेवर तक ले जा रहे हैं। किसी भी NCR के दूसरे क्षेत्र में मेट्रो नहीं आई है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने लाने का काम किया है। गंगा जल वाटर केंद्र सरकार की योजना नहीं है, गंगा वाटर देने की, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है कि जिससे हमारे नोएडा के वासियों को अच्छा और मीठा पानी मिल सके। हम लोग एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं, प्रपोज्ड एयरपोर्ट है, हमें आज तक उसकी परमिशन नहीं मिलनी। भेदभाव हम लोगों के साथ किया जा रहा है। ये राजनीतिक कारण से आज हमें कहीं भी एयरपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। पहला अकेला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां एक्सप्रेसवे है, जहां प्रपोज्ड मेट्रो है और जहां लैंड ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। पूरे देश में कहीं कोई ऐसा एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं है कि जहां पर लैंड आइडेंटिफाइड हो, जहां एक्सप्रेसवे हो और जहां मेट्रो प्रपोज्ड हो।
चलिए यकीनन, और ऐसे में अब भी यही प्राधिकरणों से आता है। नागर साहब, इसमें एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होने लगा है कि आखिर जो जमीन अधिग्रहण बिल है उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, उसको लेकर अपने आप में कई सारे सवाल खड़े हुए। केंद्र सरकार भी जमीन अधिग्रहण बिल लाना चाह रही है। हमारे साथ केडाई नोएडा के नॉर्थ के वीपी गीतांबर आनंद साहब भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस में, आपका शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहला सवाल आपका, केंद्र सरकार ये बिल लाने वाली है, इस पर आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है? ये जो इस बिल का ड्राफ्ट हम लोगों ने देखा है, हमारी एसोसिएशन ने देखा है, सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर को लैंड एक्वायर करने के लिए इस बिल के एम्बिट में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि आज तक पिछले 10-15 साल में कोई भी ज़मीन जो प्राइवेट सेक्टर ने एक्वायर की है वहाँ पे बेचने वाले की कोई कंप्लेंट नहीं आई है कि मुझे मुआवजा कम मिला या मुझे पैसे कम मिले। वो इसलिए क्योंकि अगर एक प्राइवेट डेवलपर या इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल मेकर किसी लैंड ओनर के पास लैंड खरीदने जाता है तो वो सिर्फ उससे उसके दामों पे ज़मीन खरीद सकता है, उससे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि मुझे इस रेट पे आप ज़मीन बेचिए, जबकि सरकार हमेशा अपने रेट पे ज़मीन एक्वायर करती है सेक्शंस लगा के। इसलिए हमारा ये मानना है कि इस बिल से प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल बाहर रखना चाहिए। दूसरा, इस बिल में जो इन 3-4 मुद्दे हैं जो सजेस्ट किए गए हैं कि कल्टिवेबल लैंड, जहाँ पे उपजाऊ धरती जो भूमि है वो बिल्कुल एक्वायर नहीं की जाएगी। तो अगर आप उत्तरी भारत को देखिए तो पूरा उत्तरी भारत पूरा उपजाऊ है, हर जगह खेती हो सकती है, फसलें लगाई जा सकती हैं। तो क्या हम ये माने कि पूरे उत्तर भारत में कोई ज़मीन नहीं एक्वायर की जाएगी, कोई सड़क नहीं बनाई जाएगी, कोई रेल नहीं जाएगी, कोई एयरपोर्ट नहीं बनेगा? ये थोड़ा प्रैक्टिकल एक इशू है इसमें, जो कि सरकार को दोबारा एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एड्रेस नहीं किया गया तो कोई भी मास्टर प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत 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 मुश्किल हो जाएगा। कुछ इसमें ऐसा क्लॉज होना चाहिए, कोई विंडो होना चाहिए कि फॉर पब्लिक पर्पसेस, जहाँ पे भी आवाम के लिए, आम जनता के लिए सड़क बनानी है या पुल बनाना है या ट्रेन बनानी है, ट्रेन का स्टेशन बनाना है, पटरी बनानी है, वहाँ पे ये कल्टिवेबल लैंड वाला जो क्लॉज है वो हटा दिया जाए। जी, चलिए हमारे साथ समरजीत सिंह साहब बने हुए हैं अग्नि प्रॉपर्टीज़ के। समरजीत सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिसकी बात गीतांबर भी कर रहे थे और नागर साहब भी कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि इस पूरे विवाद से ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क जो है वो इफेक्टेड होता है? देखिए, इस पे तो बिल्कुल इफेक्ट होगा और ऑलरेडी इफेक्ट पड़ चुका है। आप देखेंगे जो सेंटिमेंट है, एनसीआर एरिया देख लीजिए, सेंटिमेंट में एकदम ऑलरेडी इम्पैक्ट पड़ चुका है। जो खरीदार केवल नोएडा, ग्रेटर नोएडा के नहीं, जो गुड़गांव तक के जो खरीदार हैं, जो मानेसर, सोना रोड एरिया के खरीदार हैं, वो भी अब डाउट कर रहे हैं कि रियल इस्टेट ओवरऑल इन्वेस्ट किया जाए, निवेश किया जाए, नहीं किया जाए। तो सेंटिमेंट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही। और डेवलपमेंट, जैसे साहब बता रहे थे, वो मास्टर प्लानिंग की जहाँ तक बात है, डेवलपमेंट का मुख्य आदेश होता है सबका हित, सबका भला। लेकिन इसमें तो ये होगा कि कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के तौर पे जो ग्रेटर गुड जिसको कहते हैं कि सर्वत का भला, वो रह जाएगा। और लाइटर नोट, आपके बिजनेस पे भी असर पड़ा है इसका? बिल्कुल, आप पिछले 1-2 महीने से देखिएगा, बिल्कुल इसमें सेंटिमेंट पे इम्पैक्ट पड़ चुका है। चलिए, तो कुल मिलाकर प्रॉपर्टी वाले के पास प्रॉपर्टी नहीं है बेचने के लिए, और बिल्डर के पास घर नहीं है देने के लिए, इन्वेस्टर के पास घर नहीं है रहने के लिए। बड़ा सवाल है, 2.5 लाख से ज्यादा फ्लैट जो है उन पर गाज गिरी है, और इन ग्राहकों का अब क्या होगा, इनके पास क्या है कानूनी विकल्प, इसकी चर्चा अभी बाकी है। अगले 3 घंटे भी बचे हुए हैं, आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। मोक्ष का द्वार है द्वारका, चारों धामों में से एक धाम जहां बसते हैं मुरली मनोहर श्याम। और जैसे ये द्वारका नगरी आप देख रहे हैं, वैसे ही एक द्वारका इस समुद्र के नीचे भी है, समृद्धि और अतीत का एक अद्भुत प्रतीक। कृष्ण की ये नगरी द्वारका, यहाँ खुशबू है भक्ति की, झांकियों की, यहाँ खुशबू है गुजरात की। Sing, sing, Chatur Singh come in, swing that thing. Drum beats drumming, ki aage aare king. Sitar Singh strumming, now you're gonna meet the shana, dil diwana kinda gets a wham bam bam. Papa
puff clever, slam damn damn. I may shine forever, pump up the jam. I will never say never. So I sing, you sing, we all sing. Chatur sing, 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 doing the same thing. He's the king with the same thing. Israel, home to a treasure that's 3 million years old, which has the power to give new life, the Dead Sea. Visit Israel and discover the new old country with Thomas Cook, the Holiday Walas. मामा कार्टून देखना है। घर लाएं हाई डेफिनेशन का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस सिर्फ एयरटेल डिजिटल टीवी HD पर। दिल जो चाहे पास लाए। Only at IIPM, the highest national and international placements by any B school in the last 4 years. IIPM now ranked the 5th best B school in placements. ये गूंज है आसमान, सीमेंट हो तो बिना सीमेंट सदियों के लिए। The Sunday Indian now on stands an IIPM think tank initiative. IIPM ranked number 1 in intellectual impact in the country, ahead of all IIMs. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन पर हमारी एक्सटेंसिव कवरेज नॉन स्टॉप 240 मिनट्स। बड़ा सवाल कि आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ और अब इसका समाधान क्या है, और जिन लोगों के हित यहां पर स्टेक पे हैं, वो निवेशक, वो किसान और बिल्डर्स, आखिर अब उनका क्या होगा। फिलहाल क्या स्थिति है नोएडा एक्सटेंशन में? ऐसा लगता है, एक पल के लिए ऐसा लगा कि शायद टेंशन खत्म होने वाली है, क्योंकि अथॉरिटी ने दावा किया कि पतवाड़ी गांव में किसानों के साथ उनका समझौता हो चुका है और अब वहां पर स्थिति बनती नजर आ रही है। लेकिन हकीकत क्या है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। पतवाड़ी गांव में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से बढ़े हुए मुआवजे का चेक ले रहे किसान यहां जमीन अधिग्रहण का मसला सुलझने की उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें पूरी कहानी बयान नहीं करती है। पतवाड़ी गांव के ही कुछ किसान इस समझौते के खिलाफ हैं। हम लोग अपना समझौता नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम कोर्ट में जा रहे हैं। इस गांव के लोग 100 के करीब जा चुके हैं और 50-100 और जा रहे हैं। नोएडा के हालात में भी कुछ खास सुधार नहीं है। 1997 के बाद अधिग्रहित जमीन के किसानों की मांगे पूरी कर नोएडा अथॉरिटी ने मामले को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन 1976 से 97 के बीच अधिग्रहित जमीन के किसान अपनी मांगों को लेकर अलग से आंदोलन कर रहे हैं। ये किसान आबादी की जमीन नियमित करने, 6% विकसित जमीन देने, मुआवजा बढ़ाने, भूमिहीन किसानों को जमीन देने, वरीयता के आधार पर रोजगार और शिक्षा, गांव में विकास कार्यों पर जोर देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अथॉरिटी ने किसानों को 5% विकसित जमीन देने से साफ मना कर दिया है और बाकी के मांगों के लिए समय मांगा है। और 97 के बीच जिस समय जो है ये नीति थी कि उनको हम एक प्लॉट दिया करते थे, अब उन्होंने जो है अब 5% विकसित भूमि की मांग की है। मांग ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। नोएडा के किसानों का आरोप है कि अथॉरिटी ने नोएडा के किसानों को 2 गुटों में बांट दिया है ताकि आंदोलन को रोका जा सके। हम 1976 से लेकर 1997 तक के किसानों को भी अधिग्रहित भूमि के बदले में 5% विकसित भूखंड मिले, उसकी मांग हमारी है। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे में हालात पूरी तरह अनिश्चितता के हैं। किसान यहां भी बढ़ा हुआ मुआवजा और विकसित जमीन की मांग कर रहे हैं और ऐसा न होने पर स्पोर्ट्स सिटी और अन्य प्रोजेक्ट्स का काम रुकवाने की धमकी दे रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। हालांकि अथॉरिटी ने पहले ही साफ कर दिया है कि 5% विकसित जमीन देना नियम के खिलाफ है। किसानों का कहना है कि अगर 5% विकसित जमीन अथॉरिटी नहीं देती है तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन पुजारी के साथ रामेश्वर मिश्रा, जी बिजनेस, नोएडा। अथॉरिटी जो है वो अब ज्यादा मुआवजा भी दे रही है, 5% जमीन भी दे रही है, लेकिन फिर भी भाटी साहब किसान खुश नहीं है। क्यों? देखिए, अभी पहले मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अभी शर्मा जी जो कह रहे थे कि हमें सरकार से ज़मीन आवंटित हुई है, और जब सरकार कोई ज़मीन आवंटित करती है तो बायर्स भी और डेवलपर्स भी ये अपने आप में ये मान बैठता है कि ये ज़मीनें सही होंगी। मैं नहीं समझता
मैं क्योंकि लीगल साइड से हूँ और लीगल बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि 2008 में किसान पिटीशन दायर कर रहा है। 2008 में 30 जून 2008 को धारा 4 हुई थी बिसरक पतवाड़ी की जी। और 2008 जून के सम टाइम्स बाद ही किसान हाई कोर्ट चला गया जी। और ये ऐसा नहीं है कि पिटीशन दायर कर दिया और अथॉरिटी को इस बात की जानकारी ना हो, या किसी जो आदमी जो बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, अगर कोई लैंड अलॉट कराता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए और पूरी जानकारी करे कि इस लैंड पर कोई डिस्प्यूट है या नहीं जी। ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये बात डिस्कस हो चुकी है कि आपको जमीन का अलॉटमेंट का जो अप्रूवल शासन से आना था वो अप्रूवल बाद में आता है और जमीन अलॉट बिल्डर्स को पहले हो जाती है जी। तो इन सारी चीजों को देखने की जिम्मेदारी इन लोगों की भी थी। शर्मा साहब, आप क्या इत्तेफाक रखते हैं भाटी साहब से? जी पूछिए शर्मा साहब। भाटी साहब, ये आपसे विथ ड्यू रिस्पेक्ट में एक सवाल पूछता हूँ। आप मुझे बताएं, जब 1991 के बाद नोएडा या ग्रेटर नोएडा बसा तो कोई भी ऐसा लैंड या कोई भी ऐसा एक्विजिशन नहीं है जिस पे कहीं ना कहीं विवाद नहीं हुआ हो। पूरा नोएडा बस गया, पूरा ग्रेटर नोएडा बस गया। आज कोई क्यों पता करे कि साहब जो एक प्राधिकरण या सरकार अगर किसी को ज़मीन दे रही है तो उसके इतिहास और उसके कहानी और उसके पीछे, चूँकि आप ऑनरेबल एडवोकेट हैं इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि 1991 से जब सारी व्यवस्था हो रही है, सड़कें बन रही है, IT इंडस्ट्रीज़ बन रहे हैं, यहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, सड़कें बन रही है, जो भी हो, जो भी डेवलपमेंट हो रहा हो, तो आज क्यों जो हमारा नोएडा एक्सटेंशन हो या ग्रेटर नोएडा हो या नोएडा के केस में आज ही क्यों ये मसला आ गया कि मुझे सारी ज़मीन के बारे में पहले पता कर लेना चाहिए या बायर्स को पता कर लेना चाहिए। आज भी आप देखें जितने भी वेबसाइट्स हैं डिफरेंट स्टेट के, हम अपने उत्तर प्रदेश या अपने नोएडा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे स्टेट में हम लोग हर जगह जाते हैं, काम भी करते हैं, हर के वेबसाइट में आप देखें तो आप देखेंगे कि लैंड्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए टेंडर्स आए हुए हैं। आप बताएं उस टेंडर को में भाग लेने से पहले क्या हम लोग को पूछना चाहिए कि आप जो जी देखिए मैं इसका जवाब दूंगा। कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करके गलती से बच जाए तो इसका मतलब ये नहीं सरकार से खरीदी। तो देखिए चोरी का सामान अगर मेरे पास से बरामद होता है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। देखिए सुनिए भाटी साहब, आप इस जमीन को चोरी की जमीन कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं चोरी की, कि ये जमीन शासन से अप्रूवल नहीं आया, इनके लिए अलॉटमेंट हो गया। हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन पेंडिंग है और वहां सेक्शन 4 और 6 को चैलेंज किया जाता है। समरजीत सिंह इस पे कुछ ऐड करना चाहते हैं? सिंह साहब बोलिए। एक मिनट सर, आप अपने बात की लेट हिम आल्सो रिस्पॉन्ड। मैं इसमें कहना चाह रहा हूं कि आप इसको चोरी का सामान कह रहे हैं। जो चोरी का सामान अगर पता हो कि चोरी का सामान है तब तो ना रखें, डेवलपर ना रखें, तब तो बात इनकी जायज थी। लेकिन अगर डेवलपर्स को पता ही ना हो कि ये चोरी का सामान है, कि जायज सामान है, कि पैसे दिया हुआ सामान है, इनको जो अगर सरकार चीज सौंपे या कोई जमीन सौंपे, उसमें ये तो नहीं लिखा कि चोरी की जमीन, अगर चोरी की जमीन मान के इन्होंने लिया हो तब तो डेवलपर की बिल्कुल गलती है इसमें। लेकिन इनकी तरफ से अगर भारत सरकार, जिस पे भारत सरकार की मोहर लगी हो कि हम आपको ये दे रहे हैं, तो ऐसे तो हमारे जेब में अगर 100 रुपए का नोट है उस पर सरकार की मोहर लगी है, अब ये माने कि 100 रुपए के नोट को के पीछे उनका जो मतलब क्या फाइनेंशियल प्लानिंग, ये तो हम नहीं देख पाएंगे। चलिए मैं इस मुद्दे पे वापस लौट आऊंगा। यहाँ पर एक बात ये भी ऐड करना जरूरी है भाटी साहब, यहाँ पर अगर चोरी के सामान को बाद में जब पुलिस वापस उसका ऑक्शन करती है, सरकार उसको ऑक्शन करती है, उसके बाद उसको चोरी के सामान का उसको नहीं कहा जाता। आप भी लॉयर इस बात का मैं बताऊं, वो सामान ऑक्शन होने के बाद बेशक ना कहा जाए, लेकिन जो वो बरामद होता है तो वही सामान, आपको नहीं लगता? लेकिन देखिए मैं बताऊं आपको, इसमें ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बात डिस्कस हो चुकी है। जब इनको वो जमीन का अप्रूवल नहीं मिला, और क्रेता सावधान का नियम है, क्रेता सावधान का नियम है, क्रेता सावधान का नियम है स्पष्ट। भाटी साहब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपके पास वापस आएंगे और इस मुद्दे की बात करेंगे। अहम बहस है, ब्रेक के बाद अभी भी 180 मिनट बचे हुए हैं, हम बात करेंगे इस मुद्दे की, बताएंगे आपको हर पहलू इससे जुड़ा हुआ। आप देखते रहिए और साथ साथ हम यहाँ पर हमारे साथ किसान और नोएडा एक्सटेंशन के तमाम बायर्स हैं, उनका भी ओपिनियन हम इसमें शामिल करेंगे, लेकिन एक बेहद छोटे से ब्रेक के बाद।